अपन ने इसकी स्टार्टिंग करी थी कि किस प्रकार से कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर बनाता है। उस पर अपन ने एक पहला प्रयोग पढ़ा ओरस्टेड का प्रयोग, और ओरस्टेड के प्रयोग के बाद अपन ने किसी आवेश गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल पढ़ा, जो कि होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और फिर पढ़ा अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक वगैरह पढ़े, सदिश राशि हैं और विमा वगैरह पढ़ी। चुंबकीय बल के बारे में, लोरेंज बल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में पढ़ा कि किसी धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, जिसका वैल्यू आया था, जो परिमाण आया था, वो आया था अपने आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए उसका अगला टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं, जो कि रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। आपने जब पहला टॉपिक इसका करा था ओरस्टेड के बाद, कि मान लो इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र है और आपका आवेश v वेग से इसके साथ थीटा कोण पर गति कर रहे, तो उस दौरान लगने वाला जो बल है वो लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला निकाला था ना अपन। अब इसमें अपन ने कुछ कंडीशंस ली थी, जैसे थीटा 0 डिग्री लिया, फिर थीटा आपने 180 डिग्री लिया। ये दोनों कंडीशन में जो बल का मान है वो आपको मिलता है 0। लेकिन जैसे ही थीटा 90 डिग्री रखते हैं अपन, तो हमारे को एफ का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है, वो होता है क्यू वी बी। आया आपको समझ? ये कब है? जब आपका आवेश क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत गति कर रहे हैं, उसके लंबवत आप प्रवेश कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लंबवत जब प्रवेश करता है आवेश, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो मैक्सिमम इतना लगता है। आज अपन वही टॉपिक कर रहे हैं कि जब आवेश क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उस दौरान उस पर लगने वाला बल किस प्रकार से फाइंड करेंगे और क्या डेरिवेशन बनेगी या क्या फॉर्मूले यहाँ पे बनेंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ मैं दो चीज यहाँ पे पहले आपको समझा देता हूँ। यहाँ मैं इस बोर्ड के ऊपर कहीं पे मैं क्रॉस साइन या क्रॉस से दर्शाऊंगा किसी चीज को, और कहीं पे मैं दर्शाऊंगा किसी चीज को पॉइंट से, ऐसे। अब इनका क्या मतलब है वो आपको समझना है। देखो, क्रॉस क्या बताएगा और डॉट क्या बताएगा। ये तो क्रॉस है और ये डॉट है, क्या चीजें बताने वाले हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्रॉस ये बताएगा, हम क्या करेंगे, कहीं पे डायरेक्शन को शो करना है, किसी की दिशा प्रदर्शित करनी है, तो वहां हम क्रॉस और डॉट काम में लेते हैं। अब क्यों जरूरत पड़ी तो सुनो। जैसे इस ब्लैक बोर्ड पर मैं मान लेता हूं, अभी मेरे को इस व्हाइट बोर्ड पे मेरे को क्या दर्शाना है, इस कोई मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अपन को अंदर की ओर दर्शानी है। इस व्हाइट बोर्ड के अंदर की ओर क्या दर्शानी है, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शानी है। तो कैसे दर्शाऊंगा मैं? मान लो लेफ्ट में दर्शानी हो तो मैं ऐसे दर्शा दूंगा, ऊपर दर्शानी हो तो ऐसे। ये चार डायरेक्शन तो बना सकता हूं भाई, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है कि? लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे को अंदर की तरफ दर्शानी है या फिर मेरे को बाहर की तरफ दर्शानी है, तो मैं कैसे दर्शाऊंगा? उसके लिए मैं डॉट और क्रॉस यहाँ पे यूज करूंगा ज्यादा। अब आप इसी को मान लो, आप तीर तीर मान लो। तीर में आप देखते हो कि जब आपकी तरफ तीर आता है तब केवल उसका क्या दिखता है, क्या दिखता है बोलो? डॉट। ये आप आपकी तरफ मैं कर रहा हूं, इसको क्या दिखेगा आपको? केवल इसका डॉट दिखेगा। और जब आपसे ये दूर जाएगा, जब आपसे ये दूर जाएगा तो इसका जो पीछे का क्रॉस है वो आपको दिखेगा। यानी हम ये कहेंगे जो क्रॉस है वो तो हमारे लिए किस काम में आएगा बताओ? क्रॉस काम में आएगा अपने दिशा कब? जब कागज के तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर यदि क्रॉस कहीं पे लग जाए तो हम ये बताएंगे कि यहाँ जो डायरेक्शन है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। और डॉट, डॉट क्या हो जाएगी? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। समझ गए क्या? ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए, और अपन इसको फिर यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने? अब जब भी मैं बनाऊंगा डॉट और क्रॉस तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे यहाँ पे काम में आएगा, इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपको आवेश की गति दर्शानी है, जब जो आपका आवेश है वो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से दर्शा रहा हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र को देखा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है। अरे क्रॉस के रूप में मैंने बनाया है, इसका मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर है आपका क्या? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब सुनो, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यहां मैंने कोई आवेश रखा, ये आवेश,
ठीक है भाई, ये यहां पर आवेश रख दिया मैंने, और ये आवेश इस साइड में v वेग से गति करेगा। ठीक है भाई, लंबवत गति करवा दी। कैसे? अरे अंदर प्रवेश कर रहा है, इसके अंदर प्रवेश किया। अब लंबवत प्रवेश लिखा ना आपने, लंबवत, तो सुनो आपको ये पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो अंदर की ओर है, हाँ, और आवेश गति कर रहा है आपका इस साइड में, है कि नहीं? आवेश तो गति कर रहा है इस साइड में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, तो ये डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या हुई, देखना। अंदर की तरफ मैंने दर्शा दिया किसको, ये तो है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, और इस साइड में क्या है, आवेश गति कर रहा है। अब आप इन दोनों के बीच में जब कोण देखोगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री है कि नहीं? आगे बात सुनो, अब सुनो, जब लंबवत गति करेगा, अब इसके अंदर इंटर करेगा, तो इस पर बल किस साइड में लगेगा वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए मेरे को बल का फॉर्मूला पहले से पता रहना चाहिए। आपको याद होगा अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था भाई? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये पढ़ा था अपन। इसी को अपन ने एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा था, F वेक्टर बराबर Q और ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब यहां मैं बताता हूं कि इस F की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, और मैंने कहा भी था कि आगे आने वाली क्लास में आपको मैं एक नियम बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इस बल की दिशा निकाल सकते हो। क्या दिशा है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपके यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है V और एक है B। मतलब आपको करना क्या है, मान लेता हूं मैं इस साइड में आपका आवेश गति कर रहा है और आपका चुंबकीय क्षेत्र है इस साइड में। ये अभी मैं केवल एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, यहां पर आपके क्लियर हो जाएगा कैसे। तो देखो, आपको दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम याद करना है, अंगुलियां और अंगूठे का नियम। क्या नियम है तो सुनिए, दाहिने हाथ की अंगुलियां और अंगूठे का नियम यह कहता है कि आपको जो पहले आ रहा है ना, कौन आ रहा है पहले? पहले आ रहा वी, वी की दिशा के अंदर अंगुलियों को फैलाना है। किसकी दिशा में फैलाना है? वी की दिशा में अंगुलियों को फैलाइए, और बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, वी से बी की तरफ आपको अंगुलियों को घुमाना है। देखो इस प्रकार से, ये वी की दिशा में मैंने अंगुलियां कर दी, और ऊपर की तरफ है ना, ऐसे ऊपर की तरफ भाई ये बीच के अंदर कोण बन रहा है थीटा, तो वी की दिशा में अंगुलियां की, किसकी दिशा में घुमाऊंगा? बी की दिशा में। जैसे ही बी की दिशा में घुमाऊंगा तो अंगूठा मेरे को क्या बताएगा? चुंबकीय बल की दिशा। अरे समझ में आया? दाहिने हाथ के अंगूठे और मतलब अंगुलियों का नियम क्या कह रहा है? अंगुलियों को कर दो वी की दिशा में, बी की दिशा में घुमाओ, अंगूठा क्या बताएगा आपको? अंगूठा बताएगा आपको उस पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, अब इस चीज को यहां पर समझाओ, देखना, ये यहां पे मैंने बता ही दिया आपको कि किधर से किधर जाना है। अब यहां बताइए आप कैसे, हम कह रहे हैं गति हो रही इधर, तो वी की दिशा में अंगुलियां कर दो आप, इधर उधर कैसे भी कर सकते हैं ना, घुमा सकते हैं हाथ को, तो वी की दिशा में अपन ने अंगुलियां की। अब बताओ मेरे को बी किधर है? यहाँ आपको बी दिख रहा है ना, ये जो क्रॉस है यही तो बी वेक्टर की डायरेक्शन है भाई, है ना, मैंने पहले बता दिया। तो अंदर की तरफ कौन है? बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, आवेश गति इस साइड में कर रहा है, ये डायरेक्शन है आवेश की गति की। तो हम कहेंगे वी की दिशा में अंगुलियां करेंगे और बी की दिशा में घुमाएंगे, अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है कि नहीं? आप यहाँ करीब से देखिए, इस साइड में क्या है? इस साइड में आपका जो है वेग गति कर रहा है, मतलब आवेश गति कर रहा है, और अंदर की तरफ क्या है? इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप क्या करोगे? आवेश गति कर रहा है उस साइड में, तो क्या कर दिया आपने? अंगुलियां, और अंदर की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा ऊपर की ओर क्या बता रहा है आपको? इस पर लगने वाले बल की दिशा यहाँ पे बता देगा, यानी इस पर लगेगा ऊपर की ओर बल, ये लगेगा भाई एफ बी। अरे बोलो समझ में आया क्या? यहाँ तक क्लियर है? ये एफ बी की डायरेक्शन हमारे को यहाँ पे मिल गई। आगे चले भाई, चलो आगे। अब एक काम करते हैं, इस आवेश को यहाँ पर रखते हैं। जब आवेश को यहाँ रखेंगे तो इस साइड में गति कर रहा है आवेश, ये वी वेग से। अब फिर से आपको बल निकालना है, अब वही वापस दाहिने हाथ को काम में लेना है। बोलो किसकी डायरेक्शन, मतलब अंगुलियों को करेंगे वी की दिशा में, अंदर की तरफ है बी की डायरेक्शन, तो अंदर घुमाएंगे तो इस साइड में आ रहा है आपका अंगूठा, इसका मतलब इस पर लगने वाला बल अब की बार किस तरफ है? इस साइड में, ये इस पर लग रहा है चुंबकीय बल। फिर अपन तीसरी कंडीशन कहाँ ले लेते हैं? मान लेते हैं अपना आवेश यहाँ पर है, इस साइड में गति कर रहा है वो, फिर से क्या करना पड़ेगा? अब आप इधर आ जाइए थोड़ा, क्योंकि मेरे को अंगुलियों को इस साइड में करना है। ठीक है, कर दिया। अंदर की तरफ घुमाना है, क्योंकि अंदर क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। इस साइड में अंगुलियां करूंगा और अंदर की तरफ घुमाऊंगा तो नीचे की तरफ इस पे लग रहा है बल, यानी चुंबकीय बल इस बार किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ चुंबकीय बल। और लास्ट एक और एक पॉइंट लेके अपन समझ लेते हैं, इस जगह अपन पॉइंट लेते हैं, ये आपका आवेश क्यू है और इस नीचे की तरफ ये गति कर रहा है, यहाँ पर लगने वाला बल भी अपन याद कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए, वही दाहिना हाथ काम में लेना। आपको क्या करना है? वी की दिशा में क्या करना है? अरे वी की दिशा में क्या करना है? अंगुलियों को और अंदर की तरफ घुमाना है, तो इस साइड में आपके कौन सा आ रहा है? लगने वाला चुंबकीय बल
प्राप्त हो गया हमारे को इस साइड। ये अब आप देखोगे कि आवेश की जो 4 कंडीशन लिया आपने, चारों कंडीशन पे जो बल लग रहा है, चाहे यहाँ ले लिए, यहाँ लिया, यहाँ लिया, चारों कंडीशन में बल लग रहा है वो एक सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं? और आवेश आपका किस तरफ कैसे घूम रहा है? ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अरे गोल गोल घूमता दिख रहा है आपको? इसका मतलब आपका जो आवेश है वो ऐसे गति कर रहा है। ये गति हो रही है आवेश की। अरे हो रही कि नहीं हो रही? ये गति किसकी हो रही है? आवेश की। लगने वाले बल आपको दिख रहे हैं। अब सुनो, हम कह रहे हैं ये बल लगता है जब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो तो जो बल का मान आता है वो एफ बी बराबर आता है क्यू वी बी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, काम में आएगी ना अभी, देखना कैसे। सुनो, ये मैं कह रहा हूँ क्यू वी बी साइन थीटा है, तो क्यू वी बी साइन थीटा में जब थीटा 90 डिग्री करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? थीटा 90 करने पर आपका जो ये तो हो जाएगा एक, तो क्यू वी बी बच गया। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं, बात करें आगे की। तो बताइए जो आपका आवेश है उस पर 4 कंडीशन नहीं, आप कितनी भी कंडीशन ले लो, हर जगह उस पर लगने वाला बल किधर काम कर रहा है? सेंटर की ओर लग रहा है। लगने वाला बल किधर लग रहा है? एक केंद्र बिंदु की ओर लग रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो सभी कंडीशन पे बल लग रहा है सेंटर की तरफ, वो लगता है अभिकेंद्रीय बल। याद है ना आपको? 11th क्लास में आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे। मान लो एक आपका कोई कण है, वो एक सर्कल में, सर्कल मोशन में, मतलब एक सर्कुलर गति कर रहा है, तो उस पर हमेशा क्या होता है? सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे लगता है कि नहीं लगता है? अभिकेंद्रीय बल नाम सुना है? अभिकेंद्रीय बल। और यही अभिकेंद्रीय बल इससे क्या करता है? गोल गोल घुमाने का कार्य करता है। और इस अभिकेंद्रीय बल को हम एफ सी से लिखते हैं और फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। यानी एम द्रव्यमान का कोई कण है, आर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में वी वेग से जब गति करता है तो उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर हुआ यहाँ? ये तो आपको पहले से पता है। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये जो बल लग रहा है। और एक और चीज, अभिकेंद्रीय बल अपने आप में कोई बल नहीं होता है। अभिकेंद्रीय बल अपने आप में कोई बल नहीं होता है। ये क्या करता है? दूसरे की जगह काम करता है, ये दूसरे का रोल निभाता है। जैसे पोस्ट होती है ना, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है, पीएम की पोस्ट है, सीएम की पोस्ट है, तो वहां पर जो व्यक्ति बैठा है वो रोल कर रहा है उसका। आज कोई और है, कल कोई और हो, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे कह रहे हैं ये अभिकेंद्रीय बल अपने आप में कोई बल नहीं है, ये किसी दूसरे की जगह इसका कोई रोल कोई दूसरा बल आके निभाता है। यहाँ पर कौन निभा रहा है? इस आवेश पर सेंटर की तरफ जो बल लग रहा है उसे हम कह रहे हैं ये तो चुंबकीय बल है। कितना लग रहा है बोलो? एफ बी बराबर क्यू वी बी। यही बल यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बोलो? यहां आवेश पर लगने वाला कौन सा बल? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसकी भूमिका निभाएगा? चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाता है। अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे जो आपका एफ बी है वो बराबर होगा एफ सी के। और एफ सी का फॉर्मूला हमारे को पहले से पता है, कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे यहाँ तक समझ में आया क्या? बिल्कुल इजी बात। कि भाई जो सेंटर की तरफ लग रहा है बल, यही तो इसको गोल गोल घुमा रहा है। जो गोल गोल घुमाता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है, और अभिकेंद्रीय बल की कोई दूसरा बल भूमिका निभाता है। और यहाँ पर कौन निभा रहा है? चुंबकीय बल। तो समीकरण 1 व 2 से अपन मान लिखेंगे, तो देखो क्या बनेगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, जब सेकंड और फर्स्ट से आप इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो क्या बनेगा? देखिए, यहाँ से है आपका क्यू वी बी, ये है एफ बी का मान। एफ सी की वैल्यू यहाँ पर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक बार v की पावर 1 कट जाएगी, जो बचेगा तो देखो क्या आएगा लास्ट में। यहाँ पे बचेगा क्यू बी बराबर, यहाँ बचेगा एम वी अपॉन आर। हमें किसका मान चाहिए? v का मान। किसका मान चाहिए बोलो? v का मान। तो v की वैल्यू क्या आएगी बता दीजिए आप यहाँ से। v इज इक्वल टू, इधर v रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है, तो r ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू बी आर, और अपॉन में कौन आ जाएगा? m। ये आ गया अपॉन में m। ये वेग का फॉर्मूला है किसका? आपका जो आवेश है जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके वेग का फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। वेग का आ जाएगा, इससे आप त्रिज्या भी निकाल सकते हो, ठीक है? एम बी और ये सारी चीजें आपके पास क्वेश्चन में रहेगी। अपन यदि वेग निकालना हो तो वेग निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालनी तो त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है? आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और उसका द्रव्यमान, ये सारी चीजें यहाँ पे आप कंफर्म हो चुकी है। क्लियर है भाई?
ये तो हो गई बात किसकी, जब आपका आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत गति करे। ये कंप्लीट डेरिवेशन। ये v का फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, v बराबर क्यू बी आर बटे एम। इसके अलावा हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब बात कर रहे हैं कि जो आपका आवेश है ये यहाँ पर वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वर्तीय पथ में गति कर रहा है। तो इस दौरान वर्ताकार पथ में घूमते समय हम क्या कर रहे हैं, तीन चीजें और निकालेंगे। तीन चीजें कौन कौन सी, तो सुनो, एक तो हम निकालेंगे भाई, एक तो निकालेंगे आवर्त काल। अरे बोलो क्या निकालेंगे, आवर्त काल। दूसरा क्या निकालेंगे, आवर्ती। और दूसरा क्या निकालेंगे, आवर्ती। और तीसरा कोणीय, क्या निकालेंगे, कोणीय वेग या कोणीय चाल। ये आप तीनों चीज यहाँ पे फाइंड करोगे, ठीक है भाई। एक वन बाय वन अपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आवर्तकाल की। किसके बारे में बात करेंगे, आवर्तकाल की। बताइए आवर्तकाल होता क्या है, पढ़ा होगा आपने अच्छे से। आवर्तकाल क्या होता है बोलो, कैपिटल टी से इसको लिखते हैं। तो नोट करिए आप, आवेश द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। बात समझ में आ गई आपके। आवर्त काल किसे कहेंगे बोलो, जब आपका आवेश वर्ताकार पथ में गति करता है, मान लो यहाँ है, यहाँ से पूरा एक चक्कर करेगा यानी यहाँ तक आएगा, तो जो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम, वही क्या कहलाएगा, आवर्त काल कहलाएगा। अरे बोलो क्या कहलाएगा, आवर्त काल। अब आवर्त काल के फॉर्मूले पर अपन बात करते हैं। तो बताओ समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अरे बोलो क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ये तो आपको पहले से पता है। तो समय को तो यहाँ मैं कैपिटल टी से लिख रहा हूँ क्योंकि आवर्तकाल ले रहा हूँ। दूरी, अब सुनो, कोई भी कण जब वर्ताकार पथ में गति करता है तो वर्ताकार पथ की जो गति मतलब जो दूरी है, ये वर्तीय पथ की जो दूरी है, ये क्या कहलाती है, वर्त की परिधि। अरे क्या कहलाती है, वर्त की परिधि कहलाती है। तो यहाँ पर तो लिखेंगे वर्त की परिधि, दूरी को परिधि लिख दो आप। ये लिख दिया मैंने, दूरी को परिधि। और बटे में चाल, चाल को अपन v से लिख देंगे, ठीक है। और v का फॉर्मूला हमारे को पहले से पता है भाई, ये निकाला हुआ हमारे पास। v बराबर क्या है, क्यू बी आर बटे एम। v बराबर हमने पढ़ रखा है क्यू बी आर बटे एम। ये यहाँ पर आपको पहले से लिख के रखना है क्योंकि वहां से अपन यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए परिधि का फॉर्मूला आता है सबको, क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। रखिए वैल्यू आप, t बराबर परिधि की वैल्यू है 2 पाई आर अपॉन v की वैल्यू क्या है, क्यू बी आर अपॉन में m। अपॉन वाला m कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अरे सही है क्या, क्यू बी आर बटे में m लिखूंगा ना, ये बटे में m लिखूंगा, वो m ऊपर ही तो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया भाई, ठीक है। आगे देखो अब कुछ कट रहा है क्या, तो r से r कट रहा है, क्या बचेगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये आ गया किसका फॉर्मूला, आवर्त काल का फॉर्मूला। t बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अरे समझ में आया क्या, 2 पाई m बटे क्यू बी किसका फॉर्मूला है, आवर्त काल का। एक चक्कर में लगा समय t बराबर 2 पाई m बटे क्यू बी। इसके बाद चलते हैं अपन आवर्ती पे। अगला क्या करना बोलो, आवर्ती। अगली हेडिंग डालिए आप, आवर्ती। आवर्ती कह दीजिए, इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अपन, एफ से लिखते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, आवेश द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। आवेश द्वारा मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, चक्रों की संख्या, वो क्या कहलाती है बोलो, वो कहलाती है उसकी आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। यानी वो कितनी बार घूम जाता है एक सेकंड में। तो सुनो, अभी अपन ने पढ़ा भाई टी समय में कितने चक्कर, टी सेकंड में लगाए गए चक्कर। तो आप ये कहते हो कि ये तो एक चक्कर में लगा समय होता है, एक चक्कर में लगे समय को हम कहते हैं आवर्तकाल। तो हम कह रहे हैं टी सेकंड में तो आपने एक चक्कर पूरा किया, तो बताओ एक सेकंड में कितना करोगे, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या वो होगी 1/t। ये टी कहाँ चला जाएगा, बटे में। पहले टी सेकंड में बोल रहे थे एक चक्कर, तो एक सेकंड में बटे में टी चला जाएगा। और इसी एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं,
फ्रीक्वेंसी, एफ कहते हैं तो 1/t का, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या हो गया, 1 ये हो जाएगा 1 आवर्तकाल। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर टी का फॉर्मूला पढ़ के आए अपन, क्या होता 2πm/क्यू बी, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पर रख दीजिए। तो एफ बराबर क्या आएगा बोलो, एफ बराबर आएगा 1/t की वैल्यू रखेंगे तो 2πm फिर बटे हुए में है क्यू बी, ये बटे वाला क्यू बी जाएगा ऊपर, तो लास्ट जो फॉर्मूला आया वो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, एफ बराबर क्यू बी अपॉन 2πm, ये आ गया भाई फ्रीक्वेंसी एफ का फॉर्मूला। और इजी है कि नहीं, बिल्कुल इजी। जब आपको आवर्तकाल आ गया तो आवर्ती उसका उल्टा हो जाएगा। दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम है। तो जो फॉर्मूला इसका 2πm/क्यू बी था उसको उल्टा कर दिया, क्यू बी/2πm हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या निकालना है तो देखिए, तीसरी चीज आपको और निकालनी थी यहाँ पर, वो था आपका कोणीय, एक और हेडिंग डाली थी ना अपन, कोणीय वेग। ये बताइए क्या होगा, कोणीय वेग लिखते हैं इसको ओमेगा से, बताओ क्या होगा। कोणीय वेग बराबर, वेग बराबर वैसे क्या होता है, वेग बराबर होता है भाई दूरी बटे समय, सही है क्या, दूरी बटे समय। अब बताओ कोणीय वेग में दूरी कितनी आएगी, देखिए अब कोणीय वेग बराबर अपन वैसे लिखते हैं दूरी बटे समय, लेकिन जब आगे कोणीय लगा ना इसमें, तो दूरी भी कौन सी लेनी है आपको, कोणीय दूरी। कौन सी लेनी बोलो, कोणीय दूरी, और बटे हुए में समय। अब बात आती है कि कोणीय दूरी कैसे, तो सुनो, यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो आवेश है वो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। वर्तीय पथ में जब वो एक चक्कर पूरा करेगा, तो एक चक्कर पूरा करने पर ये कोण कितना बनेगा, देखो ये बनेगा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण, मतलब कोणीय दूरी का मतलब है कितना कोण बना टोटल, 360 तो डिग्री हुआ, लेकिन इसी को अपन लिख सकते हैं 2π रेडियन में, मतलब 360 डिग्री कहें चाहे 2π रेडियन कहें। यानी यहाँ पर जो कोणीय वेग आप ओमेगा निकाल रहे हो, उसमें कोणीय दूरी तो लिखोगे 2π अपॉन समय कितना है t, एक चक्कर में लगा समय कितना लेते हैं अपन, t समय, मतलब आवर्तकाल के बराबर समय। तो ये तो हुआ हमारा ओमेगा बराबर 2π/t। अब इस t का फॉर्मूला हमारे को पहले से पता है, ये देखो t बराबर क्या होता है 2πm/क्यूबी, ये आपके यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा बराबर 2π, तो यहाँ ऑलरेडी है ये ऊपर 2π अपॉन इस t की वैल्यू यहाँ से लिखिए 2πm/क्यूबी, 2πm/क्यूबी। अब फिर बटे हुए के बटे हुए में चला गया तो ये क्यूबी ऊपर चला जाएगा और 2π से 2π यहाँ पे कट जाएगा। तो बताओ ओमेगा बराबर क्या बचा लास्ट में, जो बचेगा वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा बराबर ये क्यू बी ऊपर जाएगा, क्यू बी अपॉन क्या बच जाएगा m, ये आ जाएगा फॉर्मूला किसका, ओमेगा का। ओमेगा बराबर क्यू बी बटे m। अपन ने क्या पढ़ा बताओ, हमने पढ़ा है कि जब आपका आवेश किसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जब प्रवेश करेगा तो उस दौरान उस पर लगने वाला बल किस प्रकार से काम करेगा, और फिर उसका जो वेग है वो अपन ने निकाला, फिर आवर्तकाल, आवर्ती और कोणीय वेग, तीनों चीजें अपन ने कर ली। ठीक है भाई, अब आगे अपन पढ़ेंगे इसके इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो रहने वाला आपका बायो सावर्ट का नियम। कौन सा नियम है बोलो, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आने वाले हैं। बायो सावर्ट नियम ये कहता है कि जैसे कोई एक चालक तार है और इस चालक तार के अंदर मान लो धारा आई प्रवाहित हो रही है, यानी हम कहेंगे एक ये धारावाही चालक तार है। कौन सा है, धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार। इस धारावाही चालक तार में जब धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इससे कुछ दूरी पर, मान लो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। कौन सा बिंदु है, बिंदु P, और आपको इस तार से कुछ दूरी पर बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोले, तो उसके जो फॉर्मूला है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, जो फॉर्मूला है वो किस नियम के अकॉर्डिंग आएगा, बायो सावर्ट के नियम से। ये नियम 1820 में दिया गया, और इंग्लैंड मतलब फ्रांस के दो वैज्ञानिक है, बायो और सावर्ट, दो अलग अलग वैज्ञानिक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये नियम दिया हमारे को, और इसमें क्या क्या चीजें बताई हैं तो वो अपन नोट करेंगे। आप सबसे पहले इन्होंने कहा कि धारावाही चालक तार से कुछ दूरी, मान लो r, इतनी दूरी पर जो आपका बिंदु है वहां पर जो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो मान है
वो डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ये जो चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं ना वो अल्प ले रहे हैं। अल्प लेने का रीजन यहाँ पे इसलिए कि ये तार अपन पूरा काम में नहीं ले रहे, इसकी अल्पांश अल्प लंबाई काम में ले रहे हैं। ये टोटल लंबाई मान लेते हैं एल, धारावाहिक चालक तार की लंबाई टोटल कितनी एल, अल्पांश की लंबाई अपन मान लेते हैं डी एल। यानी इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पर जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कैसे हम लिखेंगे वो यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। तो इन्होंने बताया कि जो डीबी है, जो डीबी है वो किसके समानुपाती होता है। सबसे पहले तो अल्प चुंबकीय क्षेत्र है वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। सबसे पहली बात तो ये बताई, यानी धारावाही चालक तार में जो धारा बह रही है, जितनी ज्यादा धारा बहेगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, दूसरी लाइन अपन को क्या याद रखनी है, तो देखिए ये जो अल्प चुंबकीय क्षेत्रफल है वो आपके किसके समानुपाती होता है, अल्पांश के भी समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा आप यहाँ पर ये अल्पांश लेवोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, एक तो धारा के समानुपाती, दूसरा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। तीसरी चीज देखिए आप, ये जो डीबी है वो समानुपाती होगा किसके, साइन थीटा के। अब बात आती है कि साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच का कोण है, तो ध्यान रखना अल्पांश और ये जो आर दूरी है ना इसके दोनों के बीच का कोण है थीटा। अल्पांश डीएल ले लिया और दूरी आर ले ली, इन दोनों के बीच का कोण है आपके कोण डीएल और आर के बीच में कोण है थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, ये तीन समीकरण बन गए। चौथा समीकरण और याद रखना है कि ये जो अल्प चुंबकीय क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन रखता है किसके साथ, दूरी आर के वर्ग के साथ। सॉरी, जो आपका अल्प चुंबकीय क्षेत्रफल है वो किसके, दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार ये चार समीकरण यहाँ पर हमारे को प्राप्त होते हैं। बायो सावर्ट नियम में हमारे को चार समीकरण मिले, चार समीकरणों को मिला के हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से जब चारों को अपन मिला के लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, डीबी समानुपाती का चिन्ह रखना है। अब देखो ये तो डायरेक्ट समानुपाती है, आई फिर डीएल फिर साइन थीटा, ये तो सीधे सीधे क्या है, समानुपाती के साथ। लेकिन आर स्क्वायर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये फाइनल फॉर्मूला इसका बायो सावर्ट नियम का बन गया हमारे पास। बायो सावर्ट नियम के अकॉर्डिंग जो अल्प चुंबकीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है, अभी मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया, ये मैं अदिश रूप लिख रहा हूँ। कौन सा रूप लिख रहा हूँ बोलो, अदिश रूप। जब आप इसी का सदिश रूप बनाओगे, क्या बनाओगे बोलो, सदिश रूप, तो कैसे बनेगा। सदिश रूप लिखते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सदिश रूप कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ dB तो है, एक बार पहले आप समानुपाती का चिन्ह हटा दो, समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद अपन सदिश रूप लिख देंगे। तो dB बराबर क्या बनेगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, और इस नियतांक को लिखना है आपको km। क्या लिखना है, km, फिर है जैसे लिख दो आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो अपन ने समानुपाती का चिन्ह हटा के फॉर्मूला लिख दिया। अब आप लिखो इसका सदिश रूप, यानी कि सदिश रूप लिखेंगे अपन dB वेक्टर बराबर। अब देखो आप km की वैल्यू एक मिनट के लिए अपन एक मान के चल रहे हैं, ठीक है, या km को आप साथ में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये रख दिया मैंने km बराबर, मतलब dB बराबर km। इनमें से सदिश रूप कैसे लिखेंगे, तो देखो I तो वही अदिश है, तो I तो सदिश में काम में आएगा नहीं, तो कौन काम में आएगा, फिर क्या बचा बताओ, अंदर बचा केवल dl वेक्टर, हाँ, और बटे हुए में क्या है आर स्क्वायर। हम जब भी कहीं समानुपाती का मतलब सॉरी सदिश का रूप अपन लिखते हैं तो वहां पर आप देखिए कि बाकी सारी चीजें हैं अदिश, केवल डीएल वेक्टर ये अल्पांश जरूर आप क्या है सदिश ले सकते हो। क्यों, क्योंकि धारा की डायरेक्शन में अल्पांश की दिशा अपन ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या केवल सिंगल डीएल लिखेंगे, साइन थीटा कहाँ जाएगा, क्रॉस किसके साथ लगेगा, तो सुनो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो आर है ना इसकी डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी, इसको सदिश बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रॉस आर वेक्टर। क्या लिख दिया बोलो, क्रॉस आर वेक्टर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक ए सदिश के बारे में, सदिश बराबर क्या होता है, एक तो उसका परिमाण काम में आता है और साथ में उसकी दिशा, मतलब सदिश बराबर परिमाण गुणा दिशा। तो दिशा यदि कहीं पे बतानी हो ए कैप, तो हम क्या करते हैं वहां पे लिख देते हैं ए वेक्टर बटे ए, यही तो लिखते हो आप भाई। ये कैप कैप वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा, इस मापांक वाले को नीचे भेज दो, चाहे मापांक लगाओ या फिर नहीं लगाओ, बात एक है वो परिमाण को आपको बताएगा। तो इस वाले फॉर्मूले में जब आप वेक्टर बटे मापांक लिखो तो ध्यान रखें कि यहाँ लग जाएगा आपके पावर में 3, पावर कितनी लग जाएगी इसकी, 3 पावर लग जाएगी, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा।
पावर 3 क्यों ही पता है, क्योंकि यहाँ तो देखो अदिश से अदिश के लिए हम आर केप लगाएंगे पहले सदिश बनाने के लिए, जब इस वेक्टर लगाएंगे ना तो यहाँ पीछे क्या लग जाएगा केप। अब इस केप की जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर बटे मापांक, तो वेक्टर का मैंने आर वेक्टर लिख दिया और क्रॉस लगाया तो साइन हट गया, है ना। सदिश गुणा में क्या होता है, हम क्रॉस को साइन में चेंज करते ना, तो मैंने उल्टा कर दिया, साइन को क्रॉस में बदल दिया। ये तो बात हुई किसकी, बायो-सावर्ट नियम के फॉर्मूले की, क्या क्या अपन को दिया। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। यहाँ जो एक समानुपातिक नियतांक आया आपके, यहाँ यहाँ के एम क्या है बताओ, यहाँ के एम एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक। इसका मान किस किस पर निर्भर करेगा, इसका मान माध्यम की प्रकृति तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। ये आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है भाई। जैसे अपन ने कुलाम नियम में पढ़ा था, कुलाम के नियम के अंदर वो आया था अपने के की निर्भरता अपन ने माध्यम के अकॉर्डिंग भी पढ़ी और जो आपके मात्रकों की पद्धति उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ी। सेम टू सेम आपका आएगा यहाँ पर के एम। अब के एम के बारे में थोड़ा और अपन डिटेल में जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, जब माध्यम निर्वात या वायु हो, माध्यम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं भाई, निर्वात या वायु जब हो माध्यम, तब आप जो के एम है इसके बराबर लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोलो क्या रखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब बात आती है, वहां तो आया था एप्सिलॉन नॉट जिसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, लेकिन यहाँ तो आया म्यू नॉट, तो म्यू नॉट को क्या बोलोगे, बोलो। देखो म्यू नॉट बराबर होता है निर्वात की वो थी विद्युतशीलता और ये है चुंबकशीलता, वो तो थी विद्युतशीलता और ये क्या है, चुंबकशीलता। ये आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है क्या भाई। आगे चले, अब बात करते हैं के एम के मात्रक की। के एम का मात्रक कहाँ से निकालेंगे, तो अभी अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डीबी बराबर आईडीएल, यहाँ लिखा अपन ने के एम आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं। इसी से मैं बनाऊंगा के एम का फॉर्मूला। पहले के एम का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इधर के एम रखना है, बाकी सब चीज उधर भेजो। तो जो डीबी है इसके गुणा में कौन चला जाएगा, डीबी का गुणा में चला जाएगा आर स्क्वायर, नीचे कौन आ जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, डीएल साइन थीटा सब नीचे आ जाएगा। अब मात्रक बनाओ, देखो इसका जब मात्रक की बात आएगी के एम का, तो मात्रक क्या बनेगा देखना। डीबी क्या है, इसका होता है आपके टेस्ला, क्या होगा टेस्ला, क्योंकि यह है चुंबकीय क्षेत्र। साथ में क्या है, दूरी का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बटे धारा का क्या होता एम्पियर, पता है हमारे को। डीएल फिर से दूरी है, इसका मीटर, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं है, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो, तो लास्ट जो इसका मात्रक आया वो आया टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। क्या आ गया, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये फॉर्म मतलब जो मात्रक है वो किसका आ गया, के एम का। ऐसा ही यूनिट के अंदर ये मान आ गया आपके। अब आपको क्या करना, देखो ये तो अपन ने लिख ही दिया, आगे चलते हैं, ठीक है भाई। अब म्यू नोट जो लिखा आपने निर्वात की चुंबकशीलता, तो वहां पर एप्सिलॉन नोट लिखा, उसका भी आपको मैंने मात्रक भी बताया, मान भी बताया और विमेय सूत्र भी बताया। सेम टू सेम यहाँ पर भी सारी चीजें आपको करनी है। कैसे, तो देखिए के एम का जो मात्रक है यही किसका रहेगा, म्यू नोट का, क्योंकि दोनों समान ऊपर ही आ रहे हैं दोनों, तो यही किसका रहेगा, टेस्ला इंटू मीटर बटे एम्पियर, म्यू नोट का मात्रक रहेगा। लेकिन आपसे पूछ ले म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है, तो कितना बताओगे, ये बताओगे आप 4 पाई इंटू 10 की पावर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। इसके और भी मात्रक होते हैं, हेनरी प्रति मीटर को हेनरी प्रति मीटर भी लिख सकते हो आप चाहें तो, इसको और बदल के भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल एक ही लिख रहा हूँ आपके, ठीक है, बाकी भी आपको मैं बता दूंगा। तो म्यू नोट का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता का मान। और अभी आप देखें तो ये है वायु है निर्वात के लिए, किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए। इसी को मैं लिखना चाहूँ अन्य माध्यम के लिए, इसी को क्या लिखें, अन्य माध्यम के लिए आप लिखोगे तो क्या बनेगा बताओ आप। अन्य माध्यम के लिए लिखेंगे तो के एम बराबर म्यू एम हो जाएगा आपकी बात, म्यू एम अपॉन 4 पाई। अतः हम कहेंगे ये म्यू नॉट तो निर्वात की चुंबकशीलता थी और म्यू एम है माध्यम की चुंबकशीलता। अरे बोलो किसकी है, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब देखो जब आपको म्यू नॉट का मान पता है तो के एम का मान क्या आएगा, के एम बराबर क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन
नीचे क्या है, फिर 4 पाई है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये आ जाएगा आपका आंसर। किसका आंसर आएगा, के एम का। यानी हम चाहें तो जब अपन के एम को न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वहां पर इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, तो रखेंगे 10⁻⁷। बोलो कितनी रखेंगे, 10⁻⁷। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। दोनों मात्रक हो गए, और ये मान पूछे आपको तो एसआई पद्धति में मान है, ध्यान रखना। इसमें एसआई में ये भी मतलब म्यू नॉट का वैल्यू एसआई यूनिट के अंदर कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, और के का वैल्यू आपको पूछे एसआई यूनिट में तो भी ये है। यानी देखो मैंने दोनों साथ में बता दिए, वायु या निर्वात में ये रखेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू आपको बता दी एसआई में। सीजीएस में पूछे तो एक बतानी, सीजीएस में पूछे तो कितनी बताओगे, सीजीएस में आप बताओगे कितनी, एक। परिमाण कितना होगा, एक। और ये किस में बदल जाएंगे, सारे के सारे, जैसे टेस्ला है तो ये गाउस में बदल जाएंगे, और मीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और एम्पियर है तो ये किस में हो जाएगा, जैसे स्टेट एम्पियर या ईएसयू जो मात्रक है सीजीएस में बदल जाएंगे सारे। ये आपका होता है बायो सावर्ट का नियम कंप्लीट। ठीक है भाई, तो अभी अपन ने 4th चैप्टर की 2 क्लास ली है जिनमें अपन ने 5 से 6 टॉपिक कवर किए हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं करें। तो अगला जो अपना वीडियो आएगा, जब भी अपनी अगली क्लास होगी, तो उसमें जितने टॉपिक इन 2 क्लासों में अपन ने कर लिए, एक तो वो टॉपिक और उनके क्वेश्चंस, ठीक है। अगले जो भी वीडियो आएंगे उनमें सारे टॉपिक्स जितने पढ़े अपन ने उन पर रिलेटेड सारे आपको क्वेश्चन भी करवा देंगे, और बचे हुए टॉपिक साथ में अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, तो आप अभी 2 जो क्लासें हुई है 4th चैप्टर की उनको देख के रखिए, जिससे आने वाले जो क्लास हैं उनमें अपन जो क्वेश्चन करेंगे वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है भाई, तब तक